चाइना की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड ने कुछ ऐसा किया जिससे दुनिया के कई सारे लोगों को लग रहा है कि 2008 जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन फिर से आ सकती है। तो आज हम जानेंगे कि इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट होगा और चाइनीज गवर्नमेंट का इसमें कितना बड़ा रोल है। तो पॉपकॉर्न लेके रेडी रहिए और उस पूरी केस स्टडी को एंजॉय कीजिए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। रिसेंटली एक लेटर लीक हुआ। ये लेटर एवरग्रांड ने गवर्नमेंट को भेजा था और इस लेटर में उन्होंने कहा था कि कंपनी फिलहाल बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस गई है और ऐसे में कंपनी अपने इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रही है और इसीलिए उन्हें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। जैसे ही ये न्यूज़ लीक हुई वैसे ही दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स गिरने लगे क्योंकि एवरग्रांड कोई साधारण कंपनी नहीं है। एवरग्रांड के 280 सिटीज़ में 1300 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट चाइना में जो हर चौथा अपार्टमेंट बेचा जाता है वो एवरग्रांड का होता है। कंपनी के 1.2 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। साथ ही कंपनी 38 लाख कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करती है, जिससे कंपनी की साइज़ का अंदाज़ा आपको आ ही चुका होगा। साथ ही कंपनी का पिछले साल का सेल 8 लाख करोड़ था। चाइनीज गवर्नमेंट के लिए भी रियल एस्टेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर चाइनीज इकोनॉमी में 30% कंट्रीब्यूट करता है। अब सवाल आता है कि चाइना की ये इतनी बड़ी कंपनी अचानक प्रॉब्लम में कैसे फंसी। तो ये सब अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई साल 2000 से। चाइना में साल 2000 से रियल एस्टेट की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगी और रियल एस्टेट में मानो एक बूम सा आ गया और इसी बूम का फायदा लेने के लिए कई सारे बिजनेसमैन रियल एस्टेट में एंटर करने लगे, जिसमें से एक थे हुई का यान। उस दौरान चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज बैंक्स ने रियल एस्टेट सेक्टर को अच्छा खासा रिलैक्सेशन देकर रखा था, जिसके चलते रियल एस्टेट कंपनीज जैसे कि एवरग्रांड हेवीली लोन्स लेने लगे और उन पैसों से कई सारे शहरों में लैंड खरीदकर अपने अपार्टमेंट बनाने लगे। अब आप सोचोगे कि इसमें नया क्या है। तो अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी लोन लेती है तो उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पर एवरग्रांड ने सारी हदें पार कर दी। कंपनी ने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स का लोन उठाया। आज कंपनी की टोटल लायबिलिटीज 300 बिलियन डॉलर है, यानी करीब 22 लाख करोड़ है। कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी उसकी साइज 16 लाख करोड़ है, वही एवरग्रांड की सिर्फ लायबिलिटीज 22 लाख करोड़ की है। तो एवरग्रांड दुनिया की सबसे ज्यादा कर्ज में डूबी हुई प्रॉपर्टी कंपनी है। कंपनी ने 171 बैंक्स और 121 फाइनेंशियल फर्म से लोन लिया है और ये जानकर आप हैरान रह जाओगे कि हर दिन कंपनी की लायबिलिटी 2000 करोड़ से बढ़ रही है। जब एवरग्रांड और बाकी रियल एस्टेट कंपनीज का कर्ज इस तरह बढ़ने लगा तो वहां की सेंट्रल बैंक ने भी कुछ रूल्स लाए, जिन्हें पॉपुलरली 3 रेड लाइंस रूल कहा जाता है। इस रूल के तहत चाइना की सेंट्रल बैंक ने वहां की बैंक से कहा कि आप उन रियल एस्टेट कंपनीज को लोन मत दीजिए जिनके ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज है। तो इस रूल के बाद एवरग्रांड के लिए क्लियर हो गया कि अब हमें और ज्यादा लोन बैंक से नहीं मिल सकता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एवरग्रांड को पहले से ही कर्ज की आदत लग चुकी थी और अब बैंक से कर्ज न मिलने की वजह से वो एक ऐसे सोर्स की तलाश में थे जहां से उन्हें लगातार पैसा मिलता रहे और वो सोर्स उन्हें मिला WMP यानी वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में। और फिर यहाँ पर एवरग्रांड ने अपने वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स चाइना के लोगों को बेचना शुरू किया। वो लोगों को वादा करते थे कि हम आपको 8 से 12% का फिक्स रिटर्न देंगे और इनफैक्ट उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट की कैटेगरी में रख दिया। यहाँ पर लोग भी ये सोचने लगे कि हमें यहाँ पर बैंक से बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं। साथ ही एवरग्रांड एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है, तो इसलिए यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा नहीं है और यही सोचकर लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए इन स्कीम्स में इन्वेस्ट किए। इनफैक्ट एवरग्रांड ने अपने एम्प्लॉयज़ को भी फोर्स किया कि वो भी इन वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि कंपनी के लिए पैसों का नया सोर्स तो यही था। और फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने भी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो इस तरह WMP कंपनी के लिए नया कैश सोर्स बन गया। एवरग्रांड अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अलग अलग गिफ्ट्स देने लगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर पाए। वो गुची की बैग्स, एयर प्यूरीफायर्स इन्वेस्टर्स को देने लगे, जिससे इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी खुशी का वातावरण था। तो इस तरह बहुत ही इंटेलिजेंटली एवरग्रांड ने WMP यानी वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स को अपनी न्यू कैश फ्लो बना दिया। कंपनी के लिए सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन अचानक पिछले साल कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया।
जैसे कि हमारी ज़िंदगी में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वैसे ही बिजनेसेस और अलग अलग सेक्टर्स में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन शायद इन अप्स एंड डाउन्स के लिए एवरग्रैंड सही से प्रिपेयर नहीं थी। एवरग्रैंड और बाकी रियल एस्टेट कंपनीज पिछले 20 सालों से लगातार लोन ले रही थी और उससे अपार्टमेंट बना रही थी। हालांकि लैंड तो लिमिटेड है, इसीलिए रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच कंपटीशन बढ़ने लगी। धीरे धीरे प्राइसेस भी बढ़ने लगी और प्राइसेस ऐसे मुकाम पर जाकर पहुंची कि जहां पर आम आदमी को एक अपार्टमेंट लेना लगभग नामुमकिन हो गया। और इसी बीच चाइना की कई सारी सिटीज़ में स्लोडाउन आ गया, प्राइसेस गिरने लगी, खरीदने के लिए कोई नहीं था। यहाँ पर कई सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स ने प्रॉपर्टीज तो बहुत बनाई थी, लेकिन खरीदने वाले यहाँ पर कोई नहीं थे। उन्होंने सोचा कि कुछ रुक जाते हैं, शायद डिमांड फिर से बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में कुछ डेवलपर्स ने स्टीप डिस्काउंट्स देकर अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचना शुरू किया, जिसमें धीरे धीरे प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइसेस गिरने लगी। तो यहाँ पर एवरग्रांड के लिए दो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। पहला तो प्रॉपर्टीज़ बेची नहीं जा रही है, और दूसरा ये कि डीप डिस्काउंट देने के बावजूद भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और शॉकिंग बात यह भी है कि एवरग्रांड के करीब 800 प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए हैं, और एग्जिस्टिंग अपार्टमेंट सेल ना होने की वजह से उन्हें नए प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लगाने में डिफिकल्टीज हो रही है, क्योंकि एवरग्रांड को अच्छे वक्त की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी थी। एवरग्रांड और बाकी रियल एस्टेट कंपनीज पिछले 20 सालों से लगातार लोन ले रही थी और उससे अपार्टमेंट बना रही थी। हालांकि लैंड तो लिमिटेड है, इसीलिए रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच कंपटीशन बढ़ने लगी। धीरे धीरे प्राइसेस भी बढ़ने लगी और प्राइसेस ऐसे मुकाम पर जाकर पहुंची कि जहां पर आम आदमी को एक अपार्टमेंट लेना लगभग नामुमकिन हो गया। और इसी बीच चाइना की कई सारी सिटीज़ में स्लोडाउन आ गया, प्राइसेस गिरने लगी, खरीदने के लिए कोई नहीं था। यहाँ पर कई सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स ने प्रॉपर्टीज तो बहुत बनाई थी, लेकिन खरीदने वाले यहाँ पर कोई नहीं थे। उन्होंने सोचा कि कुछ रुक जाते हैं, शायद डिमांड फिर से बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में कुछ डेवलपर्स ने स्टीप डिस्काउंट्स देकर अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचना शुरू किया, जिसमें धीरे धीरे प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइसेस गिरने लगी। तो यहाँ पर एवरग्रांड के लिए दो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। पहला तो प्रॉपर्टीज़ बेची नहीं जा रही है, और दूसरा ये कि डीप डिस्काउंट देने के बावजूद भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो जो कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट का ही पेमेंट नहीं कर पा रही है, वो अपने लोन के प्रिंसिपल अमाउंट कैसे पे करेगी? क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटीज़ कोई छोटी मोटी लाइबिलिटीज़ नहीं है, 22 लाख करोड़ की लाइबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा फंसा है, बैंक्स का पैसा फंसा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आम लोगों का पैसा फंसा है, जिन्होंने उन वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया था। तो कंपनी की हालत देखते हुए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करना तो लगभग तय है। बस सवाल यही है कि क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट कंपनी को बचाती है या फिर नहीं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि चाइनीज़ बैंक्स ने एवरग्रांड का क्रेडिट बंद कर दिया, इसलिए ये सब हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे दो मेन रीजंस रहे हैं। हमेशा जब भी आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है, उस टाइम आपको पैसा बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है, क्योंकि ये पैसा आपको अपने खराब टाइम में हेल्प करता है। यहाँ पर एवरग्रांड ने यहीं पर बहुत बड़ी गलती की। जब उनका अच्छा टाइम चल रहा था, तब अपना लोन रीपे करने की बजाय वो अलग अलग बिजनेसेस में एंटर करने लगे, और उसमें से कुछ बिजनेसेस बहुत ही अजीब थे। साल 2010 में एवरग्रांड ने एक फुटबॉल टीम खरीद ली, और उसमें उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एक फुटबॉल स्कूल भी शुरू की। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने 10,000 करोड़ और खर्च करके एक बड़ा फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया, जिसमें 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। और फिर साथ ही कंपनी ने अपने पैसों से थीम पार्क बनाए, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, फूड एंड बेवरेज, बॉटल्ड वाटर, ग्रोसरीज, डेली प्रोडक्ट्स, इन जैसे कई सारे बिजनेसेस में एंटर करते चले गए। और अब जब एवरग्रांड का खराब टाइम आया है, तो इनमें से कोई भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस उन्हें हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन बिजनेस ने कुछ खास कैश कमाई ही नहीं। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कुछ ऐसी ही गलतियाँ पेटीएम ने भी की है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की है, तो इसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। कंपनी के फॉल के पीछे दूसरा मेन रीज़न है कंपनी के प्रमोटर्स का इंटेंशन। कंपनी के फाउंडर हुई का यान ने पिछले 3 सालों में 35,000 करोड़ का डिविडेंड लिया है। कंपनी जब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एवरग्रांड ने कुछ फाइनेंशियल ईयर में अपने नेट प्रॉफिट से ज़्यादा का डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और शेयर होल्डर्स की बात करें तो मेन शेयर होल्डर कंपनी के फाउंडर ही हैं, तो पैसा उन्हीं के पास आया। तो जब किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के फायदे से ज़्यादा अपने खुद के फायदे की सोचते हैं, तो इस जैसी हालत तैयार होती है। फाइनेंशियल 2019 और 20 में कंपनी का नेट प्रॉफिट कुल मिलाकर था 27,000 करोड़, और कंपनी ने इन 2 सालों में डिविडेंड दिया है 61,000 करोड़। अब सवाल आता है कि जब ये सब चल रहा था, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट क्या कर रही थी? तो यहाँ पर भी कंपनी बड़े आसानी से अपना डेट कम कर सकती थी, लेकिन उसके बजाय कंपनी के फाउंडर ने फोकस किया कि मेरे पास ज़्यादा पैसा कैसे आ सकता है। अब जब इतनी सारी चीज़ें आंखों के सामने हो रही थी,
तब बाकी एंटिटीज क्या कर रही थी। तो यहाँ पर काम में आए पॉलिटिकल कनेक्शंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फिलहाल अपस्टॉक्स के फ्री डीमैट अकाउंट ऑफर शुरू है। जनरली उनके साथ अकाउंट ओपन करने के लिए 354 रुपीज़ का चार्ज लगता है, जो कि फिलहाल बिल्कुल फ्री किया गया है। तो इस ऑफर का जरूर फायदा लें और उसके बाद आपको हमारी तरफ से 250 रुपीज़ का अमेजन का वाउचर भी मिलेगा। और हाँ, अगर आपका पहले से ही डीमैट अकाउंट है तो आप एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स भी खोल सकते हो। इस ऑफर के सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं, तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। एवरग्रांड के फाउंडर हुई का यान ने वुहान यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी में डिग्री ली और उसके बाद एक स्टील कंपनी में वो टेक्नीशियन की जॉब करने लगे। और उसके बाद 1992 में उन्होंने रियल एस्टेट में एंटर किया और उसके 4 साल बाद ही उन्होंने एवरग्रांड की शुरुआत की। और उनकी कंपनी में तब 16% हिस्सा तब के चाइनीज प्रीमियर वेन जियाबाओ के छोटे भाई ने लिया था। यानी पॉलिटिकल कनेक्शंस तभी से बनना शुरू हुए। वही हुई का यान चाइना की रूलिंग पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर रहे हैं। वो चाइना के करंट प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के भी काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। जब भी वो बड़े बड़े स्पीचेस देते हैं तो हुई का यान यहाँ पर फ्रंट रो में दिखाई देते हैं। और कई सारे लोगों ने एवरग्रांड के वेल्थ मैनेजमेंट स्कीम में भी इसीलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि हुई का यान को वो पार्टी के तौर पे भी जानते थे। और इसीलिए अलीबाबा के कोफाउंडर जैक मा ने कहा था कि चाइना के जो बैंक्स हैं उनकी मेंटेलिटी कुछ ऐसी है कि जो लोग पावरफुल हैं और जो लोग गवर्नमेंट के क्लोज हैं बस उन्हें ही लोन दिए जाते हैं। और इसीलिए जैक मा ने चाइनीज बैंक्स को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि चाइनीज बैंक्स सिर्फ पावरफुल लोग और गवर्नमेंट के जो क्लोज लोग हैं उन्हें ही लोन देते हैं। करीब 3 महीने तक वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ वही नहीं, चाइनीज गवर्नमेंट फिर उन सब लोगों पर एक्शन लेने लगी जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने लगे या फिर आवाज़ उठाने लगे। इसके तुरंत बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने एंड ग्रुप का आईपीओ रोक दिया और साथ ही एंड ग्रुप पर $3.5 बिलियन का फाइन भी लगाया। मैतुआन, जो कि वहाँ का फूड डिलीवरी जायंट है, उसके फाउंडर ने एक पुरानी पोएम पोस्ट की, लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि शायद इस पोएम के जरिए वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि उनका कहना था कि मेरा वो इंटेंशन नहीं था। इस चीज़ के बाद उनकी पर्सनल वेल्थ $2.5 बिलियन से कम हुई और उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू $30 बिलियन से कम हुई। तो इसे हम दुनिया की सबसे महंगी कविता भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कविता की वजह से कंपनी के मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा से कम हुई। तो यहाँ पर एवरग्रांड के इस फॉल की वजह से कई सारे लोग होमलेस हो रहे हैं। साथ ही कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को भी उनका पैसा नहीं मिल रहा है, जिनकी वजह से उनके बिजनेसेस भी रुक रहे हैं। और ये सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। चाइना की एक और रियल एस्टेट कंपनी सीनिक की मार्केट वैल्यू 87% से गिर गई है। और जिन लोगों ने अपना पैसा हेवीली वेल्थ मैनेजमेंट स्कीम में इन्वेस्ट किया था उनको भी काफ़ी लॉस यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। इसी तरह के वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स बाकी रियल एस्टेट कंपनीज ने भी शुरू किए थे, जिसमें से एक है एचएनए ग्रुप। लेकिन एचएनए ग्रुप को भी इसी तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़े और फाइनली उन्होंने इसी साल बैंक्रप्सी फाइल की। और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि एचएनए ग्रुप पर भी 13 लाख करोड़ का कर्ज है जो वो चुका ही नहीं पाए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कई सारी रियल एस्टेट कंपनीज अब लाइन में जुड़ रही है और ये रिपल इफेक्ट जैसी चीज़ चाइना में दिखाई दे रही है, जिसमें कई सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स फिलहाल बैंक्रप्सी के नज़दीक हैं। अब इससे सवाल ये आता है कि क्या इससे 2008 के क्राइसिस जैसी सिचुएशन हो सकती है? तो मेरे हिसाब से उसके चांसेस बहुत कम हैं, बिकॉज चाइना एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। वही अगर हम यूएस की बात करते तो यूएस दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है और वहाँ के फाइनेंशियल मार्केट का कनेक्शन लगभग हर एक कंट्री से है, जबकि ये सिचुएशन चाइना के साथ नहीं है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इससे चाइना बहुत हार्डली हिट हो सकता है और उनकी इकोनॉमी पर इसका ज़रूर बहुत ज़्यादा असर होगा, क्योंकि रियल एस्टेट उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया के मेटल सेक्टर को यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इंडिया हेवीली स्टील चाइना को एक्सपोर्ट करता है और अगर रियल एस्टेट सेक्टर में स्लो डाउन आता है तो स्टील की डिमांड कम होगी और स्टील कंपनीज और मेटल सेक्टर को थोड़े बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। और इसीलिए जिस दिन ये हुआ मेटल इंडेक्स 5% से ज़्यादा डाउन था और साथ ही कई सारी स्टील कंपनीज के शेयर्स जैसे कि टाटा स्टील और जिंदाल स्टील के शेयर पिछले कुछ टाइम में 5 से 10% गिर गए हैं। यहाँ पर एक और चीज़ जो सभी को जानना ज़रूरी है वो ये है कि कई सारे लोग जिन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट स्कीम में इन्वेस्ट किया था उन्हें पैसा ना मिलने की वजह से उन्होंने बहुत हेवी प्रोटेस्ट शुरू किए हैं। अब आपको बता दूं कि जिस तरह का प्रोटेस्ट फिलहाल शुरू है ऐसा प्रोटेस्ट पिछले 10-12 सालों में नहीं हुआ है और जब भी इस तरह के बड़े प्रोटेस्ट चाइना में होते हैं वहाँ की गवर्नमेंट बदल जाती है। यह अभी तक की वहाँ की हिस्ट्री है। तो यहाँ से आगे की डेवलपमेंट देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और अल्टीमेटली कई सारे तरीकों से इंडिया को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो चाइना यहाँ पर जितना वीक होगा उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के पास आएगी। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या यहाँ पर एवरग्रांड को हेल्प करेगी? तो आपके जिन किसी दोस्तों को एवरग्रांड की वजह से रिसेशन का खतरा लगता है
या फिर ये टॉपिक जानना ज़रूरी है, उनके साथ ये टॉपिक शेयर करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच। अपने को चाइना जाना नहीं है कभी। हाँ हाँ और कोई केस भी नहीं। हाँ, और वहाँ पे जा भी नहीं सकते अभी हम इस वीडियो को बनाने के बाद, ये भी समझ लो तुम। हाँ